हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। वैसे यहाँ पर जो ये प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि गत वर्षों में जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अभ्यास तो करना ही चाहिए। और अगर आप किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो तो ये तो जीके के प्रश्न हैं, और जीके के प्रश्न तो सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकते हो इन प्रश्नों का। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न में नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और ऐसा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है डांडिया रास, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है थिरियट्टम, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है यहाँ पर पडियानी, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मटकी नृत्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मटकी नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकती हो कि खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने लिखा हुआ है उनका जन्म स्थान। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा कि सानिया मिर्ज़ा लिखा हुआ है तो इनका जो जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र में है। अंजुम चोपड़ा, इनका जन्म स्थान नई दिल्ली में है। और यहाँ पर ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है साइना नेहवाल, इनका जन्म स्थान हरियाणा में है। लेकिन जो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है मिताली राज, इनका जन्म स्थान तमिलनाडु नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान राज्य में हुआ था। और राजस्थान राज्य में ही आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर जिला है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 लिखा हुआ है एक देश एक आय, ऑप्शन 2 यहाँ पर है एक देश एक कर, ऑप्शन 3 है एक व्यक्ति एक कर, और ऑप्शन यहाँ पर 4 है एक व्यक्ति एक दर। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा, एक देश एक कर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे रिक्त स्थान होते हैं। और ऑप्शन में दिया हुआ है अंग, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कोश, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कोशिकांग, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है यहाँ पर उत्तक। तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो व्यापार के लिए सहायक है और एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसे 3 ऑप्शन कौन से हैं जो व्यापार के लिए सहायक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापार के लिए तो परिवहन सहायक है, क्योंकि परिवहन की सहायता से ही सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो परिवहन तो
व्यापार के लिए सहायक होगा। फिर ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कृषि, लेकिन ध्यान दीजिए कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है भंडारण। तो भंडारण से तात्पर्य ये होता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि सामान को आयात करना और आयात के बाद सामान को निर्यात करना, यानी कि व्यापारी के लिए सामान को खरीदना, यानी कि व्यापारी सामान को खरीदता है और फिर सामान को बेचता भी है। लेकिन खरीदना और बेचने के बीच में जो समय अंतराल होता है, उस समय में जो वस्तु खरीदी गई है उस वस्तु को हमें सुरक्षित भी रखना होता है। यानी कि जैसे कि कोई खाने की वस्तु है, अनाज है, तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह से सामान को सुरक्षित रखने के लिए सामान का भंडारण किया जाता है। तो व्यापार के लिए तो ये सहायक ही होगा कि भंडारण करना। और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है बीमा। आपको पता होगा कि व्यापारी जो है वो जोखिम से बचने के लिए बीमा करवाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों ही व्यापार के लिए सहायक है, अतः एक समूह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कृषि, क्योंकि बाकी आप देख सकते हो कि परिवहन, भंडारण और बीमा जो है वो व्यापार के लिए सहायक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह रिक्तिस्तान में मनाई जाती है। यानी कि हमें ये बताना है कि जो बुद्ध पूर्णिमा है वो हिंदू माह के कौन से महीने में मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा जो है वो वैशाख माह में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। यानी कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है वैशाख माह में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में, यहाँ पर पूछा ये गया है कि किस नृत्य शैली पर पीएचडी पूर्ण की सुनंदा नायर ने। और यहाँ पर कहा गया है कि उनकी थीसिस इंट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि सुनंदा नायर जो है, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर उन्होंने किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। तो आपको पता होना चाहिए कि सुनंदा नायर जी का जो संबंध है वो किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम से है। तो इन्होंने जो पीएचडी पूर्ण की है वो मोहिनी अट्टम नृत्य में ही की है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। तो केरल का जो नृत्य है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 1 है, टोक्यो ओलंपिक 2020। आपको पता होगा कि टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है प्रवर सेन द्वितीय, ऑप्शन 2 है प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन 3 है विंध्य शक्ति, ऑप्शन 4 है प्रभावती गुप्त। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 विंध्य शक्ति। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा ये गया है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जिसमें लिखा हुआ है संभावित, विकसित स्टॉक
और संचित कोष। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है अनुच्छेद, लेकिन अनुच्छेद जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 51A। तो 51A यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न में पूछा गया है करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं और इन्हें रिक्ति स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 है यहाँ पर पट्टा विलेख, ऑप्शन 2 है यहाँ पर कानूनी निविदा, ऑप्शन 3 है ऋण विलेख और ऑप्शन 4 है कानूनी अनुबंध। प्रश्न में पूछा ये गया है कि करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा तो कहते हैं, लेकिन इन्हें और क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कानूनी निविदा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न में पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 यहाँ पर है Na2SO4, ऑप्शन 2 है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन 3 है Na2CO3 डॉट 10H2O और ऑप्शन 4 यहाँ पर है NaHCO3। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2O। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न में पूछा गया है पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 यहाँ पर है भूटान, ऑप्शन 2 है बांग्लादेश, ऑप्शन 3 यहाँ पर है म्यांमार और ऑप्शन 4 यहाँ पर नेपाल है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 जिसमें लिखा हुआ है NSE। और आपको पता होना चाहिए कि NSE की फुल फॉर्म क्या है। N से होगा नेशनल, S से होगा यहाँ पर स्टॉक और E से होगा एक्सचेंज। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो NSE का फुल नेम होगा, लेकिन ये जो कंपनी है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न में पूछा गया है विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को रिक्तिस्थान है। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है फैलाता, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है संकुचित करता, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कम करता और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कमजोर कर। तो पूछा तो ये गया है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, निम्न शब्दों में से यहाँ पर रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न में पूछा गया है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो राजनीतिक दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शरद पवार। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है।
अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न में पूछा गया है कि 1928 में, बात यहाँ पर है 1928 की, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में रिक्त स्थान की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो पूछा ये गया है कि 1928 में दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी, तो बैठक में किसकी स्थापना की गई थी और वहाँ पर जो नेता थे वो नेता कौन कौन से थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में, और वहाँ पर कहाँ पर? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में जो एक बैठक हुई थी, बैठक में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। आप देख सकते हो प्रश्न में लिखा हुआ है, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन 2, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा यह गया है कि संयुक्त सत्र के बारे में क्या सही नहीं लिखा हुआ। पहला ऑप्शन है कि अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है, तो ये कथन तो सही है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है, वो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 ही गलत है। आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, तो ये तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा संयुक्त सत्र के बारे में? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही नहीं होगा, जिसमें लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।